तो मैं यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जिसका जो नाम है क्या है, शिक्षा में सामाजिक संगठन एवं नेतृत्व है। ठीक है, ये देखना है हमको। ठीक है, देखो तो नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो, नेता का व्यक्तित्व है, ये नहीं है। नेता समूह सदस्यों का व्यक्तित्व है, कार्य की प्रकृति है, परिवेश की प्रकृति है। सॉरी, सारी ये होंगे इसके, है ना। इसके क्या होंगे, सारे ही होंगे। नेता का व्यक्तित्व है, समूह सदस्यता है, कार्य की प्रकृति है, परिवेश है, ये सब है। देखो, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक नेता का व्यक्तित्व है। पर्सनालिटी ऑफ द लीडर, नेता का व्यक्तित्व है कि उसका द्वारा अपनाई जाने वाली शैली को प्रभावित करते हैं। समूह सदस्यों का व्यक्तित्व है। संगठन में अनुयायियों का व्यक्तित्व है का प्रकार भी अपनाई जाने वाली शैली के निर्धारण में मदद करता है। जैसे यदि संगठन के कर्मचारी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं तो उत्तरदायित्व दिखाने में तत्परता दिखाते हैं, समस्या समाधान में तथा निर्णय निर्माण में रुचि दिखाते हैं, तो नेता अधिक स्वतंत्र प्रदान करता है। फिर है कार्य की प्रकृति नंबर 3, नेचर ऑफ टास्क। यदि संगठन के कार्य की प्रकृति जटिल, क्रिटिकल है तथा निर्णय लेने के लिए समय कम है तो निरंकुश शैली अपनाई जा सकती है। इस प्रकार यदि सामान्य समस्या का समाधान करना हो जिसमें समय का दबाव नहीं हो तब सहभागिता परक शैली अपनाई जा सकती है। फिर है नंबर 4, परिवेश की प्रकृति। संगठन की संरचना अपनाई जाने वाली शैली का निर्धारण करती है। जैसे कई बार नेता की योग्यता पर अधिक बल दिया जाता है ताकि वह लोगों के साथ प्रभावी काम रूप से कार्य करे। फिर वह कई बार संगठन पर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दबाव के कारण किसी विशेष नेतृत्व शैली को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। फिर बाद में आ जाते हैं निम्नलिखित तो कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली नहीं है। तो जो नहीं है ना, वो कौन सी है, वो है हमारी नंबर। प्रजातांत्रिक नेता समूह उस्ताद के रूप में सेवा देता है, न कि कर्ता के रूप में। ये गलत है। देखो, यह परोपकारी का उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होते हैं। अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। फिर है प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं। कट लेविन एवं उनके सहयोगी द्वारा 1939 में किए गए अध्ययनों के आधार पर नेतृत्व शैली को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तंत्र या तो आधिकारिक नेतृत्व शैली, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, हस्तक्षेप नेतृत्व शैली। देखो, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली लोकतांत्रिक नेता सहभागी एवं कर्मचारी केंद्रित होते हैं। ठीक है। नेता कर्मिक संबंधों के उत्पादन से अधिक वरीयता देता है। प्रजातांत्रिक नेता निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों के योगदान को प्रोत्साहित करता है तथा वह निर्णय लेने से पहले उनके परामर्श लेकर सहयोग बनाता है। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वतंत्र स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषताएं क्या क्या है। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। में इस शैली में मुक्त दिमागी संप्रेषण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों का कल्याण करना है, अर्थात परोपकार की भावना है। इसमें आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है। इसमें सभी को व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलता है। इसमें नेता प्रेरक, परामर्शदाता व मित्र होता है। इसमें नेता अपने ज्ञान, बुद्धि व अनुभव के आधार पर शासन करता है। ठीक है। फिर देखें निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है ना, वो है यह उच्च प्रत्यकारी और उच्च नियंत्रण ज्ञानी है। यह इसकी विशेषता नहीं है, ये गलत है। देखो, यह उच्च लक्ष्यों का निर्धारण है, वो प्राप्ति से संबंधित है। ठीक है। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित और परामर्श करता है। यह साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है। यह शून्यता में कार्य नहीं करती है। ठीक है। अब इसकी हम विशेषताएं देखें नेतृत्व शैली की। नेता के व्यक्तित्व या व्यवहार का विपणन प्रभाव होता है। परिवर्तनों को संगठित स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रभावशीलता एवं शक्ति उत्पन्न करता है। नेता और अनुयायियों का एक केंद्रीय लक्ष्य होता है। नेता का व्यक्तित्व एक सूत्रता और सामंजस्य के रूप में होता है। नेता द्वारा आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना। नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण है तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने
विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। नेतृत्व में अनुयायी होना आवश्यक है तथा अनुयायी और नेता के हित समान होते हैं। नेतृत्व में नेता में प्रभावित करने की कला होती है जिससे अनुयायी सुरक्षा से कार्य करते हैं। नेतृत्व परस्पर एवं आपसी संबंधों पर निर्भर है। नेता का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में पाया जाता है। ठीक है। नेता उच्च क्रियाकारी तथा उच्च नियंत्रणकारी नहीं होता है। नेतृत्व करता हमेशा क्रियाशील रहता है, समस्या चाहे जटिल हो या सामान्य हो। नेता के व्यक्तित्व या व्यवहार का अभिप्रेरणात्मक प्रभाव होता है। ठीक है। फिर बात के अंदर आ जाता है, एक नेता लोगों के मध्य कार्य विभाजन करता है। यह नेतृत्व में कौन कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? तो जो इसका कार्य है ना, उसकी व्याख्या देखते हैं पहले। नेतृत्व के कार्य तो ये सहयोगात्मक होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, नेतृत्व के कार्य की सूची में सहयोग, प्रबंधन, अभिप्रेरणा और लक्ष्य स्थापित करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य आते हैं। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग, समूह या संगठन के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तय करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाना है। फिर है योजना बनाना, प्लानिंग, कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए योजनाएं बनाना है। आवश्यक संबंधों, संसाधनों और समय सीमा का निर्धारण करना है। फिर थर्ड है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों के टीमों के सदस्यों के बीच उनकी उसकी उनकी क्षमताओं और कौशल के आधार पर विभाजित करना है। जिम्मेदारियों और अधिकारियों का स्पष्ट निर्धारण करना होता है। कार्य विभाजन का मुख्य हिस्सा प्रबंधन है। प्रबंधन के तहत कार्यों को उचित रूप से विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता और कौशल के अनुसार काम सौंपा जा सके। फिर है सामंजस्य स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन, कार्य विभाजन के बाद सभी सदस्यों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है। फिर यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य सुचारू रूप से एक साथ हो और टीम के लक्ष्य पूरे हो। फिर है जिम्मेदारी सौंपना, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्य विभाजन में जिम्मेदारियों को उचित रूप से सौंपा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर सदस्य अपने हिस्से का काम समझे और समय पर पूरा करे। ठीक है। फिर देखें समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कार्य विभाजन के दौरान यदि कोई समस्या है या असमता होती है तो उसे सुलझाना भी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, जटिल परिस्थितियों में उचित और त्वरित निर्णय लेना, समूह की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है। फिर 8 है गाइडेंस, मार्गदर्शन, समूह के सदस्यों को उनका कार्य और जिम्मेदारियों के लिए दिशा देना है। नई तकनीक और विचारों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। फिर बाद के अंदर है प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, टीम प्रदर्शन है मूल्यांकन, टीम के सदस्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करना, फीडबैक देकर उन्हें बेहतर बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संचार, कम्युनिकेशन, टीम के सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद करना है। विचारों और सूचनाओं का स्पष्ट आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। फिर बाद में 11 है पढ़ने का निर्माण, बिल्डिंग मोटिवेशन, टीम में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। फिर सदस्यों को अपने व्यक्तिगत और समूह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है। फिर नवाचार और परिवर्तन को बढ़ावा देना है। टीम के लिए नवाचार और रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। सुधार और परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। फिर अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, टीम में अनुशासन और नैतिकता की भावना विकसित करना होता है। सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना। फिर है संघर्ष प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम के भीतर या बाहरी हितधारकों के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना होता है। फिर बाद में है शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्यों को कुछ सुझाव दिए हैं। वह उनके विचारों को सुनता है और उनके अध्ययन अध्ययन करके वो उसके विचार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली कहलाती है। तो ये कहलाती है जनतंत्रीय शैली, डेमोक्रेटिक शैली। जनतंत्रीय डेमोक्रेटिक शैली, इस नेतृत्व शैली में नेता अपने सहकर्मियों या अधीनस्थों के विचारों, सुझावों और अनुभवों को सुनता है। वह सबके मतों पर विचार करता है और फिर सामूहिक सहमति या बहुमत के आधार पर अंतिम निर्णय लेता है। असल में प्रधानाचार्य भी शिक्षकों के सुझाव सुनकर उन पर विचार करके निर्णय ले रहा है। यह है नौकरशाही शैली।
ब्यूरोक्रेटिक शैली नियम, कायदों और औपचारिकताओं पर आधारित तथा इसमें व्यक्तियों की ये राय कम महत्व रखती है। फिर आती है थर्ड प्रतिनिधि शैली, डेलीगेटिव स्टाइल। इसमें नेता निर्णय लेने की शक्ति अधीनस्थों को सौंप देता है, ठीक है, और स्वयं भी एक कम हस्तक्षेप करता है। फिर है अधिकाधिक शैली, आधिकारिक श्रेय ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसमें नेता अकेले निर्णय लेता है, अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों अपने पास रखता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है नेतृत्व नेतृत्व शैली, एक का एक प्रकार जिसमें आधिकारिक अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है, विकेंद्रित की जा सकती है, विकेंद्रित की नहीं की जा सकती है कहलाता है। तो ये कहलाता है जनतंत्रीय या नेतृत्व। जनतंत्रीय डेमोक्रेटिक नेतृत्व उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो पद या प्रतिष्ठित स्थिति में है, वरन नेतृत्व परिवर्तनशील तथा परिस्थिति स्थानीय जन्य श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति और व्यक्तिगत व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए समूह के मध्य अच्छे मानवीय संबंध आवश्यक है। जनतंत्रीय नेतृत्व में अधिकार और कर्तव्य दोनों का विकेंद्रीकरण हो सकता है। जिन व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों को कार्यक्रम या नीतियों से में प्रभावित होना है, उन लोगों को उन कार्यक्रमों या नीतियों का निर्धारण में सहयोग होना आवश्यक है। व्यक्ति ऐसे गतिशील, पर्यावरणीय अधिक पर्यावरणीय पर्यावरण में अधिक सुरक्षित अनुभव करता है, जिसमें उसकी स्वयं की सहभागिता एवं दायित्व हो। समूह के लक्ष्यों को समूह के लोगों को की आपसी सहमति और निष्ठा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बहिर पर्यावरण में ही आधिकारिक उपलब्धि संभव है। फिर बाद में आ जाती है आधिकारिक नेतृत्व शैली, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये नेतृत्व उन लोगों तक सीमित होता है जो किसी पद या परिस्थिति में होने के कारण शक्ति में है। पद या परिस्थिति के नेतृत्व का आदेश माना जाए, इसके लिए समूह के लोगों के मध्य उचित मानवीय संबंध आवश्यक है। इस नेतृत्व में अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है, परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकते। अंतिम रूप से दायित्व उस नेतृत्व का ही होता है जो अधिकार ही सर्वोच्च स्थिति पर होता है। अच्छे परिणाम प्रतिस्पर्धा अपर दबाव जन्य पर्यावरण में ही संभव है। व्यक्ति संगठन से ऊपर नहीं है, अतः उसे तय किया जा सकता है। मूल्यांकन का दायित्व पद या प्रतिस्पर्धी नेतृत्व का ही है। फिर है हस्तक्षेपीय नेतृत्व शैली, लेसेस फायर शैली। हस्तक्षेपीय नेतृत्व शैली कोई नेतृत्व नहीं होता। इसमें इसे नेता को स्वयं की योग्यताओं पर कोई भरोसा नहीं होता, अतः वह स्वयं को कागजी कार्यवाही में व्यस्त रखता है। वह समूह के लोगों को से किसी अन्य बहाने दूर रहता है। वह अधिकांश कार्य अपने सहभागियों पर डाल देता है, परंतु स्पष्ट निर्णय में भी नहीं ले पाता। अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि संगठन नेतृत्व विहीन सा होने लगता है। यह स्थिति अराजक नेतृत्व की कही जा सकती है। फिर बाद के अंदर आता है व्यक्ति मूलक नेतृत्व शैली, पर्सनल लीडरशिप शैली। इस शैली के अंतर्गत व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन में हो रही है अथवा नहीं हो रही है। इसके अनुसार संगठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति की होती है। यदि व्यक्ति की भूमिका उपयुक्त हो, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो, तो संगठन अच्छा विकास कर सकता है। व्यक्ति को अधिकार अधिक दायित्व दिए जाने चाहिए, बजाय बजाय इसके निर्देशित दिए अपेक्षा के अनुरूप विशेष आचरण के लिए बाध्य किया जाए। फिर बाद के अंदर है शैक्षिक नेतृत्व की किस शैली का प्रयोग अधीनस्थों की अनुभवहीनता, सुरक्षा तथा अकुशलता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, तो वह निरंकुश शैली। जैसे लिकार्ट के अनुसार प्रबंधन की सर्वोत्तम शैली है, तो यह सहभागी परक शैली है। पुल हेर्से तथा बर्चार्ड के अनुसार नेतृत्व की शैली नहीं है, तो मध्य मार्गी नहीं है, जबकि निर्देशन है और विक्रिय है, सहभागिता भी है। फिर लिपहम के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व की शैली नहीं है, तो टीम मूलक नहीं है लिपहम के अनुसार, जबकि आदर्श मूलक है, व्यक्ति मूलक है, व्यवहार मूलक है। कट लेविन के अनुसार नेतृत्व की शैलियां है, तो कट लेविन के अनुसार निरंकुशवादी है, प्रजातांत्रिक है, लससफायर है। नेतृत्व एक त्रिआयामी मॉड्यूल मॉड्यूल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था विलियम ड्रेडिन के द्वारा दिया गया था। गेटजेल एवं डुबा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार नेतृत्व की शैली नहीं है, तो सपोर्टिव शैली नहीं है, नो, जबकि नोमोथिटिक है, वीडियोग्राफिक है, ट्रांजैक्शनल है। ठीक है।
फिर देखो, नेतृत्व शैली लीडरशिप स्टाइल का अर्थ क्या है? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टीम को प्रभावित करने का तरीका है ये। फिर ये कौन सा नेतृत्व शैली का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तिगत नहीं है, जबकि ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लेसर फायर है। एक तंत्र या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की मुख्य विशेषता है। तो मुख्य विशेषता है स्वयं सभी निर्णय लेना और आदेश देना। फिर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को किस रूप में जाना जाता है? सहभागितापूर्ण नेतृत्व में जाना जाता है। लेसर फायर लीडरशिप स्टाइल में लीडर का व्यवहार कैसा होता है? टीम टीम को पूरी स्वतंत्रता देना होता है। फिर कौन सा नेतृत्व शैली सबसे अधिक कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? तो वो है डेमोक्रेटिक शैली। फिर आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संगठन में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। नौकरशाही ब्यूरोक्रेटिक नेतृत्व का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू क्या है? कठोर नियम और जटिल प्रक्रिया। इसमें जो नियम होते हैं ना वो कठोर होते हैं और प्रक्रिया जटिल कॉम्प्लेक्स होती है। एक करिश्माई ब्यूरोक्रेटिक लीडर का मुख्य गुण होता है अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रेरित करना होता है। स्थितिजन्य कैरिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल का क्या अर्थ है? परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व शैली बदलना ही है। फिर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई लीडरशिप की अवधारणा किसने दी थी? तो डगलस और मैकग्रेगर ने दी थी। फिर बाद में आ जाता है कौन सी नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए ये अपनी दृष्टि और मिशन को साझा करता है? तो वह है ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। फिर बाद में है लीडरशिप मॉडल किसने विकसित किया था? ब्लैक एंड माउंट ने किया था। ट्रांजेक्शनल लेन देन आधारित लीडरशिप का मुख्य तत्व क्या है? पुरस्कार और दंड प्रणाली है। फिर लीडरशिप स्टाइल का चयन मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है? संगठन की संस्कृति और परिस्थिति पर करता है। कौन सा नेतृत्व शैली कर्मचारियों को निर्णय लेने की पूरी तरह स्वतंत्रता देता है? तो है लेसेस फायर शैली जो है वो स्वतंत्रता देता है कर्मचारियों को। फिर लीडरशिप में पार्टनरशिप नेतृत्व का क्या अर्थ है? कर्मचारियों का ख्याल रखना और उनके लिए फैसले लेना है। बाद में आ जाता है लीडरशिप और मैनेजमेंट में मुख्य अंतर क्या है? लीडरशिप लोगों को प्रेरित करती है, जबकि मैनेजमेंट प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। लोगों को प्रेरित करती है और जो मैनेजमेंट है वो प्रक्रियाओं को कंट्रोल करती है। फिर आए इफेक्टिव प्रभावी लीडरशिप बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? संचार कौशल और टीम को प्रेरित करना है। फिडलर कॉन्टरजेनेसी मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? नेतृत्व शैली और परिस्थिति का संबंध है। पाथ गोल थ्योरी जो है रॉबर्ट हाउस ने दी थी। ग्रेट मैन थ्योरी का क्या मानना है? लीडरशिप जन्मजात गुण होता है ये मानना है। कौन सा नेतृत्व शैली संगठन में कठोर नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करती है? तो वह नौकरशाही ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही। फिर बाद में है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी किसने दी थी? तो वो हसी और वेस्टलैंड ने दी थी। लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रभावी संचार है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का क्या लाभ है? कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, ये लाभ है इसका। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठन नवाचार और प्रेरणा लेना है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के नुकसान क्या है? कर्मचारियों की रचनात्मकता और नवाचार कम होना है। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप के मुख्य रूप से कौन सा तरीका अपनाया जाता है? पुरस्कार और दंड अपनाया जाता है। यह लीडरशिप स्टाइल का चयन करने में कौन सा कारक प्रभावी है? संगठन की संरचना और संस्कृति है। पार्टनर पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप का मुख्य लाभ है कर्मचारी और संगठन के बीच अच्छा संबंध बनाता होता है। फिर करिश्मेटिक लीडरशिप में मुख्य रूप से कौन सा गुण होता है? तो ये होता है व्यक्तिगत करिश्मा और प्रेरणा होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मुख्य लाभ क्या है? निर्णय लेने में सभी की भागीदारी होती है इसके अंदर। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष क्या है? जटिल प्रक्रिया है, धीमे निर्णय लेने की प्रक्रिया है। फिर बाद में है ट्रेट थ्योरी लीडरशिप के अनुसार एक अच्छे लीडर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कॉन्टेंडेंसी थ्योरी किस पर आधारित है? नेतृत्व शैलियों
नेतृत्व शैली परिवार परिस्थिति पर निर्भर करती है। सिचुएशनल लीडरशिप में मुख्य रूप से क्या होता है? लीडर परिस्थितियों के अनुसार अपनी शैली बदलता है। लीडरशिप स्टाइल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? संगठन और टीम को सफल बनाना होता है। लीडरशिप स्टाइल को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो संगठन की संरचना है। एक प्रभावी लीडरशिप स्टाइल को मुख्य रूप से किन कारकों में प्रभावित किया जाता है? संगठनात्मक प्रकृति, परिस्थिति और नेता की विशेषता है। फिर बाद में है परिस्थितिक नेतृत्व। स्टेशनल लीडरशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? नेतृत्व शैली परिस्थिति के अनुसार बदलती है। कौन सा आंतरिक लीडरशिप स्टाइल को प्रभावित करता है? संगठन की संरचना करती है। फिर बाद में है लीडरशिप स्टाइल को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक कौन है? कानून, नीतियां है, सामाजिक मान्यता है और आर्थिक परिस्थितियां है। फिर बात के अंदर आ जाता है कौन नेता की कौन सी विशेषताएं लीडरशिप स्टाइल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता है। लीडरशिप स्टाइल पर संगठन की संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है? यह तय करता है कि संगठन में कौन सी नेतृत्व शैली सबसे प्रभावी होगी। एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अपनाने का मुख्य कारण हो सकता है जब संगठन में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता हो। फिर बाद में है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अपनाने के लिए कौन सा आवश्यक है? जब कर्मचारी की भागीदारी और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता हो। लीडरशिप स्टाइल को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में कौन शामिल है? संगठन की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति है। लीडरशिप स्टाइल में बदलाव की आवश्यकता कब होती है? जब संगठन की आवश्यकता और परिस्थितियां बदलती है। अगर संगठन में कर्मचारी अधिक आत्मनिर्भर और संरचनात्मक है तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल अधिक प्रभावी होगी? तो है लेसेस फायर। अब देखो नेतृत्व की प्रमुख शैलियां है। कुट लेविन ने दी थी निरंकुशवादी, लोकतांत्रिक, हस्तक्षेप, लेसेस फायर। लिफान ने दी थी आदर्श मूलक, व्यक्ति मूलक और व्यवहारवादी। गेर्जेट एंड गुबास ने दी थी नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक और ट्रांजेक्शनल। रेंस रेंसिस लाइकट फोर्थ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप। शोषणकारी निरंकुश, हितकारी निरंकुश, परामर्श और सहभागिता। रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन ने दी थी काम चलाऊ, कंट्री क्लब, निरंकुशकारी, एक टीम और मध्य मार्गे। पीछे आ जाता है मार्टिन एलविज इवांस एंड रॉबर्ट हाउस ने दी थी निर्देशात्मक, सहयोगात्मक, सहभागिता परक, उपलब्धि उन्मुख। फिर विलियम रेडिन नेतृत्व का त्रिआयामी मॉडल। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव विकासात्मक है, हितकारी तानाशाही है, नौकरशाही है, समझौतावादी है, मिशनरी है, तानाशाही है, पलायनवादी असंतोष है। फिर है विक्टर व्रूम एंड फिलिपन सत्तावादी वन, सत्तावादी टू, सलाहकारी सलाहकारी वन टू, सहयोग सहयोगिता परक। फिर है पॉल हर्से केनिथ बेलेंस ने दी थी निदेशवाक, विक्रय, सहभागिता, प्रायोजन। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है लीडरशिप स्टाइल वाला। आगे का हम नेक्स्ट में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।